दोस्तों, एक औरत अपना सारा सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो अपने पति से सारा रिश्ता तोड़ रही थी, सारे नाते तोड़ रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसका पति गरीब हो चुका था। दोस्तों, जो उसका पति होता है वो उसको मनाने की कोशिश करता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है, कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम मेरे बिना तो रह लोगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मेरे ऊपर रहम करो। और ये जो बुरा वक्त है, ये आज है तो कल टल जाएगा, और इसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जो वो औरत होती है उसका हाथ ऐसे झटक देती है जैसे कोई पराया आदमी उसका हाथ पकड़ रहा हो। और दोस्तों, उसके छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं। आगे आगे वो औरत चलती है, पीछे पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे कदमों से चल रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनको कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन उन बच्चों को क्या पता था, उन मासूमों को क्या पता था कि जो उनके पिता का साया है उनके सर से उठ रहा है। अब दोस्तों, बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, वो जा कर के उसमें बैठ जाती है और गाड़ी वहाँ से निकलने लगती है। दोस्तों, वो आदमी दौड़कर छत पर जाता है और जाने के बाद वो उस गाड़ी को देखता रहता है। शायद उसकी पत्नी कुछ भूल गई हो और उसके चलते वो वापस आए वो चीज़ लेने के लिए, और उसे एक मौका मिल जाए उसे फिर दोबारा मनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वो उस गाड़ी से जा चुकी थी और वो गाड़ी दोबारा वापस नहीं आती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, भाव कर देने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है यह कहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी की है। हल्द्वानी में एक परिवार होता है, उसमें उनका इकलौता बेटा होता है, और कुल मिलाकर 3 लोग रहते हैं। जो सेठ जी होते हैं उनका नाम चंद्रराज साहू होता है, और उनका जो बेटा होता है उनके बेटे का नाम शेखर होता है। और दोस्तों, इनका जो परिवार है बहुत खुशी से चल रहा था। शेखर जो है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। हल्द्वानी में इनके एक किराने की होलसेल की दुकान थी। दुकान पर 2 लड़के और काम करते थे। दोस्तों, इनका डेली का अच्छा खासा इनकम होता था, परिवार बहुत ही खुशी से बीत रहा था। और जो शेखर के पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना शेखर की शादी कर दी जाए और एक बहू घर में ले आया जाए, ताकि ये परिवार जो है पूरा हो जाए, और थोड़े दिन बाद बच्चों की कलकारियाँ घर में गूंजने लगे तो और अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, जो इनका निजी मकान होता है वो गाजियाबाद में होता है। वहाँ इनके पुरखे रहते करते थे, इनके भाई पटीदार होते हैं वो रहते हैं। तो उनके जान पहचान में एक लड़की होती है जिसका नाम रश्मि होता है। उससे शेखर की शादी तय होती है और शेखर की शादी 2014 में कर दी जाती है। अब दोस्तों, रश्मि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, और शेखर भी खूबसूरत था, अच्छा खासा नौजवान था, वो भी पढ़ा लिखा था। अब दोनों दोस्तों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जो शेखर के पिताजी होते हैं ये सोच करके उन्होंने शेखर की शादी करी थी, क्योंकि जब उसके सर पर जिम्मेदारियां पड़ेगी तो दुकान देखेगा, दुकान को संभालेगा, क्योंकि शेखर उनका इकलौता बेटा था। अब दोस्तों, शेखर जो है उसके विपरीत करने लगता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो अपना सारा समय अपनी पत्नी को देने लगता है, पूरा का पूरा दिन अपनी पत्नी के पास बिताता है, और दुकान देखने की तो जो बात थी वो बहुत दूर की थी। अब दोस्तों, ऐसे करते कराते लगभग 4 से 5 सालों का वक्त बीत जाता है, और इस बीच में शेखर जो है दुकान पर जाने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, इसी बीच में शेखर और रश्मि के 2 बच्चे हो जाते हैं। उनका एक बड़ा बेटा होता है और छोटी एक बेटी होती है। और अब जो शेखर की दुनिया थी वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों में एकदम विलीन रहता था, बिजी रहता था। उसे काम धंधों से कोई लेना देना
नहीं होता था। जो शेखर के पिताजी होते थे वही दुकान संभालते थे, क्योंकि दुकान पे लड़कों को रखा था, उनके जरिए सारा काम करवाते थे। इसी बीच में जो शेखर के पिताजी होते हैं वो एक जगह और ज़मीन लेते हैं, और ज़मीन लेकर के एक अच्छा सा बढ़िया मकान बनवा देते हैं और सारा जो जमा पूंजी था उस मकान में खर्चा कर देते हैं। दोस्तों, लगभग 2018-19 की बात है। शेखर के पिताजी को अचानक एक दिन हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, शेखर के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब दोस्तों, एक महीने भी नहीं बीता था कि अचानक जो शेखर की माँ थी वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद शेखर एकदम अकेला पड़ जाता है। ये सारा जो उनका अंतिम संस्कार होता है, क्रियाक्रम होता है, इन सब का निपटाता है। निपटाने के बाद धीरे धीरे वो दुकान पर जाना स्टार्ट करता है। दुकान पर दोस्तों जो 2 लड़के काम करते थे वो बेईमान निकलते हैं, क्योंकि शेखर को दुकान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। किसी भी जो होलसेलर होते हैं उनके बारे में उनका कोई जानकारी नहीं थी, किसी को जानता नहीं था। कौन सा सामान क्या रेट बिकता है ये नहीं पता था, और इसका फ़ायदा जो है वो 2 लड़के उठाते हैं और धीरे धीरे कर करके 5 से 6 महीनों में जो भरी पूरी दुकान थी उसको सफाचट कर डालते हैं। पूरा दुकान को बिखेर कर रख देते हैं, पूरा पैसा खा जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे शेखर की जो ज़िंदगी थी वो मुश्किलों से भर जाती है। दुकान बंद हो जाती है, और जब दुकान बंद हो जाती है तो दुकान ही एक जरिया था खाने पीने का, खर्चों का, और जो खर्चे का जरिया था जब वही बंद हो जाता है तो खर्चा आएगा कहाँ से। और इस बात पर जो रश्मि थी वो आए दिन अपने मायके वालों को फ़ोन लगा देती थी कि ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। इस बात पर जो रश्मि के मायके वाले थे वो शेखर को फ़ोन लगाते थे, उससे बात करते थे, कहते थे दुकान बेच दो। शेखर जो है मना करता था कि दुकान बेच करके कितने दिन हम लोग खा लेंगे। इसलिए शेखर जो था वो अपनी पत्नी रश्मि को समझाता है, कहता है ये जो बुरा वक्त है वो टल जाएगा, क्योंकि इतने दिनों तक हमारे लिए अच्छे दिन था, आज बुरा दिन आया है तो कल फिर अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना है, और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो रश्मि थी वो कहती है कि तुम्हारे पिताजी जब से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से तुम यही बात कह रहे हो, लेकिन कुछ कर पा नहीं रहे हो, और अब ये बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों, ये होते करते वो अपने मायके से फ़ोन लगाती रहती, उसके मायके वाले शेखर को डांटते रहते, फटकारते रहते और रश्मि को चढ़ाते रहते, और इसलिए रश्मि जो है वो एकदम शेखर के ऊपर आग बबूला रहती। एक दिन दोस्तों, रश्मि जो है और शेखर के बीच में झगड़ा जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रश्मि शेखर से डिवोर्स मांग लेती है। दोस्तों, जैसे ही शेखर डिवोर्स की बात सुनता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। कहता है इतनी छोटी सी बात पर तुम डिवोर्स मांग रही हो, तुम आखिर जाओगी कहाँ, और जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। अब दोस्तों, जो रश्मि है वो कहती है कि मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे भाई हैं, वो मर नहीं गए हैं, क्योंकि रश्मि के घर में उसके माँ थी, उसके जो पिताजी थे वो थे, उसके 2 भाई थे, उसकी भाभियाँ थीं, और उस सबकी लाडली थी। तो दोस्तों, उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तकलीफ था नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर अपना ससुराल बना होता है तो ही मायका काम आता है, वरना किसी का मायका काम नहीं आता है। तो दोस्तों, वो अपनी माँ से बातचीत करती है और एक लड़का जो है उसके मायके से कार लेकर आता है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। शेखर जो है उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन जो रश्मि थी वो किसी भी तरीके से उसको जरा सा भी उसके ऊपर रहम नहीं आता, और वो अपना बैग लेकर के अपने सामान को पैक करके घर से निकल जाती है। उस कार में उसकी माँ भी बैठी थी, वो उसी कार में बैठते हैं और अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों, शेखर जो था वो एकदम अकेला पड़ जाता है और एकदम टूट जाता है। अब वो दुकान तो बंद हो चुकी थी, घर में भी कोई नहीं था, वो घर जैसे उसको काटने दौड़ता था। अचानक एक दिन
एक मनोज नाम का लड़का दुकान पर आता है और दुकान बंद जब उस वक्त मिलती है तो आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, भाई ये सेठ जी कहाँ गए, दुकान क्यों बंद है। अब दोस्तों, मनोज जो था वो उस दुकान पर लगभग 8 सालों से काम करता था, इसलिए जो आस पड़ोस के लोग थे सब उसको जानते थे। उन्होंने कहा, मनोज तुझे नहीं पता, जो सेठ जी हैं वो मर चुके हैं, जो उनकी पत्नी थी वो भी मर चुकी हैं, उनका जो बेटा था वो एकदम डिप्रेशन में चला गया है और जो उसकी पत्नी थी वो अपने मायके उसको छोड़कर चली गई है। दोस्तों, मनोज एकदम हैरान रह जाता है। वो घर पर आता है, शेखर के पास देखता है शेखर एकदम बुत बना बैठा हुआ है। शेखर से कहता है, भैया ये क्या हालत बना लिए हो आप, और ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। शेखर को वो देखते ही कहता है, चलो पहले मैं आपकी दवा करवाता हूँ। जो मनोज था वो शेखर को दोस्तों ले जा करके उनकी दवा करवाता है, फिर आता है घर में खाना वगैरह बनाता है, शेखर को खिलाता है, खुद भी खाता है। जब 2-3-4 दिनों में शेखर को आराम हो जाता है, फिर कहता है, भैया चलो दुकान पर चलते हैं। शेखर कहता है, क्या करने चलेंगे दुकान पर, दुकान में कुछ है भी नहीं, दुकान तो पूरी खाली हो चुकी है। कहता है, कोई बात नहीं, चलो तुम दुकान पर बैठे ही रहना, जो भी करना होगा मैं करूँगा, बस आप दुकान पर बैठना और दुकान हम लोग फिर से खड़ी करेंगे, फिर से चलाएंगे, जो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप साथ में रहो। दोस्तों, शेखर ना चाहते हुए भी मनोज की बातें मानता है। फिर वो कुछ होलसेलरों को जानता था, उनके पास जाता है, और शेखर जो है एक ईमानदार लड़का था, और जो मनोज था जो पहले काम कर चुका था उस दुकान पे, उसकी ईमानदारी सब लोग जानते थे, जितने भी होलसेलर थे। इसलिए शेखर तो साथ में था ही, होलसेलर उसको फिर से उसके क्रेडिट पर और पहले की जो दुकान चलती थी उसके क्रेडिट पर माल देते हैं, और माल ला करके दुकान जो है फिर से स्टार्ट करते हैं शेखर और मनोज। और धीरे धीरे दोस्तों लगभग 6 से 7 महीनों में दुकान चल पड़ती है, और लगभग साल भर में वो दुकान जो है फिर से अपने पुरानी रफ्तार में आ जाती है। दुकान पूरी तरह से भर चुकी थी, अब 2 लड़कों को शेखर और रख चुका था। अब दुकान जो है पहले से भी ज़्यादा चलने लगी थी, क्योंकि मनोज जो था एक ईमानदार लड़का साथ में काम कर रहा था। अब दोस्तों, लेकिन जब शेखर दुकान पर होता था तो काम में बिजी था होता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब घर पे आता था तो मनोज देखता था कि शेखर जो है वो एकदम अकेला सा महसूस करता है अपने आप को, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, ये देखते देखते लगभग 2.5 से 3-4 सालों का वक्त बीत जाता है। जो उसकी पत्नी थी वो ये कहकर गई थी कि अगर तुमने दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल दिखाई तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में आत्महत्या कर लूँगी। इसलिए शेखर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दोबारा अपनी पत्नी के सामने जाए, अपने बच्चों के सामने जाए, इसलिए वो घुट घुट कर जी रहा था, उन बच्चों की याद में तड़प रहा था, अपनी पत्नी की याद में तड़प रहा था। अब दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है वो अपने मायके में थी और वो यहाँ पर था, और जब 3-4 सालों का वक्त बीत जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। एक दिन जो मनोज था वो शेखर से कहता है, भैया चलो ना भाभी को लेकर के आते हैं, इस तरह से आप घुट कर रहते हो, मुझसे देखा नहीं जाता। शेखर ना चाहते हुए भी मनोज को वो बहुत मानता था, क्योंकि मनोज की वजह से ही जो उसके पुराने दिन थे वो वापस आए थे, तो उसकी बातों को टाल नहीं पाता है, और वो अपनी पत्नी रश्मि को लेकर उसके मायके जाता है। जब उसके मायके जाता है तो दोस्तों वहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी तो वहाँ रह ही नहीं रही है, सिर्फ उसके भैया और भाभी वहाँ रहते हैं। फिर आस पड़ोस से पता लगाता है तो पता चलता है कि ये जगह वो किराए पर कमरा लेकर के और अपने दोनों बच्चों के साथ में और अपनी माँ के साथ में रहती है, और जो उसका गुजारा है, जिस स्कूल में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसी में वो पढ़ाती है और उससे उसका गुजारा चलता है। दोस्तों, उस जगह पर वो पहुंचता है। रश्मि इत्तेफाक से दरवाजे पर ही बैठी थी। जैसे वो शेखर को देखती है, बस एकटक देखती रहती है, उसको निहारती रहती है। दोस्तों, देखते ही देखते उसके आंखों से आंसू के सैलाब बहने लगते हैं, जैसे वो बरसों से शेखर का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जैसे वो शेखर को देखती है, देखकर वो तुरंत जाकर के उसके पैरों को छूती है, और जो शेखर था उसको उठाता है, उठा करके
उसको सीने से लगाता है। जो उसकी पत्नी होती है रश्मि, वो उसके सीने पर अपना सर रख करके और रोने लगती है। पूरी बात बताती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहती है जो भैया थे भाभी थी, पिताजी का देहांत होने के बाद हमारे तुम्हारे रिश्तों को छुड़वाने की जिम्मेदार वो माँ को मान रहे थे, और इसलिए उन लोगों ने माँ को तकलीफ देना चालू किया और मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैं किराए पर कमरा लेकर के और माँ को लेकर के यहाँ आगे रहने लगी। कहने लगी तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शेखर कहता है तुम्हें न तो कहा था कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मैं दोनों बच्चों के साथ में आत्महत्या कर लूँगी। मैं किस मुंह से आता तुम्हारे सामने, लेकिन जब इतनी तकलीफ थी तो तुम्हें तो आ जाना चाहिए था, और तुम्हारा घर था, तुम्हारा हक था उस घर पे। तो रश्मि कहती कहती जिस हिसाब से मैं आई थी यहाँ पर, किस मुंह को लेकर के मैं वहाँ पर आती। और तुम बताओ इतने दिनों में तुम्हें हम लोगों की बच्चों की याद नहीं आई क्या। शेखर कहता ये तो मैं ही जानता हूँ कि इतना जो दिन है वो मैंने कैसे गुजारा है। मनोज कहता है भाभी वो मैंने देखा है कि भैया ने आपके बिना बच्चों के बिना कैसे गुजारा है, वो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अब दोस्तों जो रश्मि थी और जो उसके बच्चे थे, उसकी माँ थी, वो सब शेखर के साथ में गाजियाबाद से निकलते हैं। और वहां से निकलने के बाद जब उत्तराखंड पहुंचते हैं हल्द्वानी और दुकान के सामने पहुंचते हैं तो जो रश्मि होती है उसकी जो आँख है वो खुली खुली रह जाती है। जो दुकान थी पहले से ज़्यादा चल रही थी, दुकान पर भीड़ लगी थी और माल जो है एकदम खचाखच भरा हुआ था। वो देख करके वो शेखर के सीने से लग जाती है। कहती है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। और दोबारा अब इससे भी अगर बुरा कभी समय आया तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।